नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने का हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही साथ आप 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज योर मनी में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो पंकज जी से हम अपने व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, उनकी सलाह लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बातचीत हो जाए आज की मौजूदा बाजार की जो सिचुएशन है उस पर। खासतौर पर वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता तक के चलते भारतीय बाजार काफ़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिख रहा है, रुपए पर दबाव है, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार तेज वॉलेटिलिटी को फेस कर रहा है। ऐसे में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ढेरों सवाल है। खास तौर पर जो इन्वेस्टर है वो जानना चाहते हैं कि ये जो गिरावट है क्या एक ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है या फिर बाजार के लिए आगे और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो इन तमाम सवालों पर हम जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट पंकज मटपाल जी से। और पंकज जी, हमारा आज जो शुरुआती बातचीत होगी उसका फोकस यही रहेगा कि अभी जो मार्केट का दौर है इसमें एक निवेशक अपनी रणनीति कैसे बनाए। तो सबसे पहला सवाल यही कि इस वॉलेटिलिटी को देखते हुए निवेशकों को किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बाय ऑन डिप्स या फिर वेट एंड वॉच। दीपाली जी नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया चैनल पर। और देखिए, हम जानते हैं वॉर है, वॉर की सिचुएशन में कुछ भी कह पाना या प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। पर एक बात तय है, ये शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव ये आम बात है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो हम 2008 की बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या 2013 में टेपर टेंट्रम, या फिर 2020 में कोविड, और अब ये इजराइल ईरान वॉर। तो कारण अलग अलग होते हैं, पर शेयर मार्केट कुछ कुछ साल में ऐसा होता रहता है कि गिरावट आती है। पर इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि हम उस दौर में हैं जब वो वॉर चल रही है। अब सवाल ये है जो आपने पूछा कि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है जो हमेशा हम कहते आए हैं कि इन्वेस्टर्स को असेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए। तो यदि आपने अलग अलग जगह पर अपना पैसा लगाया होगा तो आपको उतनी चिंता नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो पैसा आपका डेट मार्केट में है, जो दूसरे एसेट क्लासेस में है, वहां पर उतना नुकसान नहीं होगा। पर जिन निवेशकों ने पिछले कुछ समय का प्रदर्शन देखते हुए पूरा पैसा शेयर मार्केट में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है, उन्हें यहाँ पर ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। अब बात यह है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि यदि आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म का है, जो भी आपने निवेश किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से और नहीं गिर सकता, मार्केट यहां से और गिर सकता है। यदि ये युद्ध समाप्त नहीं होता है, वॉर चलती रहती है, तो मार्केट और गिर सकता है। पर एक बात यह भी तय है कि कल नहीं तो परसों जब भी मौका होगा मार्केट ऊपर जरूर आएगा। मतलब हो सकता है 1-2 महीने लगे या 1-2 साल लगे, ये हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि मार्केट गिरता है तो मार्केट ऊपर भी आता है, और तब आपका जो लॉस है वो भी रिकवर होता है और आगे आपको प्रॉफिट भी होता है। ऐसे में यदि पहले से इन्वेस्ट किया, मैंने साफ कहा कि आपको कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपका एलोकेशन बहुत ही रिस्की एसेट्स में है, या इक्विटी में बात करें तो आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाया हुआ है, मिड कैप में लगाया हुआ है, या थीमेटिक या सेक्टरल फंड में लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर बदलाव करने की जरूरत है। भले ही आप लॉस में हैं तो भी आपको वहां पर बदलाव करने चाहिए, ताकि जब मार्केट में रिकवरी आए तब वहां पर आपको इसका फायदा मिल सके। या आपने ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जहां पर इस गिरावट का नुकसान आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो वहां से भी निकलकर थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर में आपको आना चाहिए। पर अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में हैं, आप हाइब्रिड फंड्स में हैं, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर नया पैसा है आपके पास, तब क्या करें।
तो ऐसे केस में दो चीजें हैं। एक तो एसआईपी, देखिए हम जानते हैं एसआईपी करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं और वहां पर उस लॉन्ग टर्म में कई बार मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, पर आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो घबराइए मत, एसआईपी जारी रखिए। थोड़ा पैसा और है तो आप उसे और एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। अब लमसम पैसा है, आप ये सोच रहे हैं अभी इन्वेस्ट करूं या थोड़ा रुक जाऊं, तो देखिए कोई नहीं जानता कि बॉटम कब होगा। तो इसके लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। बस ये है कि पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, आप एसटीपी के जरिए या फिर अपने हिसाब से उसे टुकड़ों में डिवाइड करके और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। बट आप बैठे रहेंगे ये सोचकर कि बॉटम बनेगा या आप जो मन में लेकर चल रहे हैं कि वो लेवल्स आएंगे फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ये कोई टाइम नहीं कर सकता। इसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए यदि लॉन्ग टर्म है, 5 साल इससे ज्यादा का समय आपके पास है, तो आप स्टैगर्ड मैनर में अभी अगले 2-3 महीने के हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट कर दें और फिर उसके बाद भूल जाएं। फिर 5-6 साल के बाद जब आपको जरूरत होगी आप देखेंगे तो वहां पर आपको फायदा होने की उम्मीद दिखाई देगी। पंकज जी, खास तौर पर जिस दौर से इस वक्त शेयर बाजार गुजर रहा है, ऐसे माहौल में जो पैनिक सेलिंग है वो काफी ज्यादा हावी हो जाती है। खास तौर पर अगर हम स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करें तो किस तरह से पैनिक सेलिंग से बचा जा सकता है? दीपाली जी, वही मैंने कहा कि ये जो पैनिक सेलिंग है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट का नेचर है, यहाँ उतार चढ़ाव होंगे, तो जब भी गिरावट आती है तो पैनिक सेलिंग क्यों करते हो? अगर आपने सेलिंग कर दी, उसके बाद क्या हुआ, आपने परमानेंट लॉस बुक कर दिया। जब तक आपका पैसा मार्केट में है तो इसका मतलब ये वॉलेटिलिटी है, नीचे आया है ऊपर भी जाएगा। पर अगर आपने सेलिंग कर दी तो आपने लॉस बुक करके मतलब परमानेंट लॉस अपने अकाउंट में ले लिया है। तो इसके लिए यदि गलत चीज ली हुई है आपने, आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे है, तब तो फिर बनता है कि आप लॉस बुक कर ले, निकल जाएं। पर यदि आप सही फंड्स में हैं, आपने सही एसेट का चुनाव किया हुआ है, आप इक्विटी में हैं बट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका, तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज होता यही है कि मार्केट सुधर जाता है पर आप पछताते रह जाते हैं क्योंकि आप निकल चुके होते हैं। तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ पोर्टफोलियो में यदि बदलाव की जरूरत है, जो मैंने पहले भी कहा कि कई इन्वेस्टर्स ने किया है, तेजी को देखते हुए पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया था, पूरा पैसा मिड कैप में लगा दिया था, या कुछ सिलेक्टेड थीम्स या सेक्टर में लगा दिया था। तो उन्हें मेरी सलाह ये होगी कि आप थीमेटिक फंड से निकलकर, सेक्टोरल फंड से निकलकर फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड्स में या लार्ज कैप फंड्स में आप आ जाएं तो वो बेहतर रहेगा। ओके सर, लास्ट में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो मार्केट सिचुएशन है इसके हिसाब से अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो कौन से सेक्टर है जिनसे दूरी रखना बेहतर रहेगा, और साथ ही साथ ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि इस वक्त मौके हैं? दीपाली जी, देखिए मार्केट अगर खराब है तो इसमें तो पूरा मार्केट ही गिर जाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ सेक्टर्स की बात करें कि कौन से थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि जैसे डिफेंस है, एनर्जी है, हेल्थ केयर है। मतलब डिफेंस में इसके लिए क्योंकि वॉर चल रही है, तो ऐसे में यदि कुछ ऑर्डर्स कंपनीज को मिलते हैं तो उसका फायदा हो सकता है। और एनर्जी की हम बात करें तो डेफिनेटली सेक्टर्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और फार्मा सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर नहीं है कि अगर मैंने कहा है कि पॉजिटिव हूं तो यहाँ पर आपका पैसा बनेगा बनेगा। मार्केट गिरता है तो गिरावट यहाँ पर भी होगी, लेकिन हाँ थोड़ी कम हो सकती है इसके कंपैरिजन में कि जिन सेक्टर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि एविएशन, ऑटो, केमिकल, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग एंड एनबीएफसी। ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पर इस वॉर का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो मतलब यदि आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए शो है और मेरी राय भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए है। तो आप सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह के फंड्स में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स किस सेक्टर में एलोकेशन कम करना है ज्यादा करना है वो कर लेंगे। पर फिर भी यदि आप सेक्टर्स को लेकर थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि डिफेंस, एनर्जी, फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये सेक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं। और बाकी जिन सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया, बाकी जो सेक्टर्स हैं वहां पर थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि आपका एलोकेशन ज्यादा वहां पर ना हो।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी सरल भाषा में आपने हमारे निवेशकों को बताया कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी कुछ मौके देखे जा सकते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा सभी निवेशकों को यही राय आपकी तरफ से, जिस तरह से आप जिक्र कर चुके हैं, कि धैर्य बनाए रखें, वेट एंड वॉच रखें और एक कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट को वॉच करें। थैंक यू सो मच सर। और अब हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, जगप्रीत जी। जगप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैं पोर्टफोलियो आपके पास आ गया है मेरा। हाँ जी। तो ये मैं इसमें कोई चेंजेस वगैरह जरूरत है या कि नहीं? ओके, तो आप चाहते हैं कि एक बार रिव्यू कर लिया जाए आपके पोर्टफोलियो को। तो पंकज जी, इनकी उम्र की बात करें तो 45 साल इनकी उम्र है और मंथली सिर्फ 23,000 की कर रहे हैं। 15 साल में इनका लक्ष्य है 2 करोड़ के कॉर्पस का। और पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके अंदर देख लेंगे हम लोग, HDFC मिड कैप फंड है जिसमें 5,000 की इनकी इन्वेस्टमेंट है। बंधन स्मॉल कैप में 4,000, साथ ही साथ इन्वेस्को स्मॉल कैप 4,000, पराग पारिक में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में है। ICICI मल्टी एसेट फंड है जिसमें 2,000 की इनकी सिप जारी है। तो क्या इनका जो फंड सिलेक्शन है वो सही है, और जिस हिसाब से इनकी निवेश राशि है उस हिसाब से जो टारगेट ये सेट कर रहे हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे आसानी से? जगप्रीत जी, ऐसा है कि स्कीम जो है वो अच्छी स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा अभी यदि आपने सुना हो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स को एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी नेचर का ही स्वभाव है कि बीच बीच में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आप देखिए, आपके पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं, और यदि टोटल 26,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 12,000 रुपया आपका सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में जा रहा है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी बात करो तो दूसरे फंड्स के जरिए भी स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। बट मेरे हिसाब से ये रणनीति सही नहीं है। स्कीम्स अच्छी हैं इंडिविजुअली, बट 3 स्कीम को पोर्टफोलियो में रख लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मेरी राय ये होगी कि यदि आप स्मॉल कैप में फंड्स कम कर लें, तीनों अच्छी स्कीम है, लेकिन 3 में से आप 1 रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो 2 रख लीजिए और अमाउंट भी थोड़ा कम कीजिए। 12,000 की जगह पे यदि 4-5 हजार रुपये स्मॉल कैप में हो तो बेटर होगा। उसके बजाय जो दूसरे फंड्स आपके पास हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, उनमें SIP का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा पोर्टफोलियो आपका ऐसा रहे जहां पे स्टेबिलिटी भी हो और आपके ग्रोथ के भी चांसेस हो, ऐसा पोर्टफोलियो आपको बनाकर चलना चाहिए। दूसरी बात यह, जो टारगेट आप बात कर रहे हैं कि आपको 2 करोड़ जुटाने हैं 15 साल के लिए, तो अगर मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलूं तो यहां पर 26,000 पर मंथ की SIP से आप करीब 1 करोड़ 24 लाख की उम्मीद रख सकते हैं 15 साल में, और आपको करने हैं 2 करोड़। तो राय ये निकल कर आती है कि आपको करीब 9 से 10% हर साल स्टेप अप करना होगा। तो इनकम भी बढ़ती है समय के साथ, तो आप कम से कम 10% का स्टेप अप कर लीजिए। और मैं तो कहूंगा कि 2 करोड़ नहीं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अगर ज्यादा पैसा और बनेगा तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2 करोड़ होगा, वो बेटर होगा। तो कम से कम 10% का स्टेप अप तो आप कर ही लीजिए, अभी से आप लगा दीजिए, ताकि 1 साल खत्म होने पर आपका जो SIP है वो 10% से बढ़ जाए। और जब जब पैसा ज्यादा हो तब ज्यादा भी आप इसे बढ़ा सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाना होगा, थोड़ा सा बदलाव की मैंने राय दी है आपको, ताकि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो सके। ऑलराइट, तो जगप्रीत जी, आपको एक तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जिस तरह से पंकज जी ने आपको ये सलाह दी कि जो टारगेट आपने रखा है उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर साल 9 से 10% का टॉपअप या स्टेप अप इसमें करें। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ पंकज जी मौजूद रहेंगे और हम बातचीत करेंगे अपने व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो योर मनी में आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल जुड़े हुए हैं, जो दर्शकों के पोर्टफोलियो पर अपनी राय दे रहे हैं। और अब पंकज जी, कुछ हम सवाल लेते हैं ऐसे दर्शकों के जिन्होंने हमें SMS के जरिए अपना पोर्टफोलियो भेजा है। और अब ये जो पोर्टफोलियो है ये है बंगलुरु से मनोज दास जी का। 44 साल इनकी उम्र है और मंथली सिप 50,000 की कर रहे हैं। अभी अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू देखिए तो करीब करीब 15 लाख तक पहुंच गई है, और इनका टारगेट है 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस जुटाने का। पोर्टफोलियो में अगर
हम फंड सिलेक्शन देखें तो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप है, HSBC वैल्यू फंड है, एमओ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 7,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा दूसरा भी इनके हम देख रहे हैं फंड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एक मुश्त निवेश भी इन्होंने किया हुआ है, ICICI प्रू मल्टी एसेट में किया है, HDFC मिड कैप फंड में है, निपॉन इंडिया लार्ज में, और साथ ही साथ ICICI प्रू रिटायरमेंट में भी ये निवेश कर रहे हैं। तो एक मुश्त निवेश भी इनका है और साथ ही साथ ये सिप भी 50,000 की कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या राय रहेगी, जो फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है, और जो इनका टारगेट है 1 करोड़ का वो हासिल कर पाएंगे अगले 10 साल में? कि दीपाली जी, इन्होंने कुछ स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कुछ में SIP कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि जो लमसम पैसा है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे मल्टी एसेट और मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, इस तरह के फंड में, लार्ज मिड कैप फंड, इस तरह के फंड में किया हुआ है। तो स्कीम्स सभी अच्छी हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इस वक्त पर जो सिचुएशन है उसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप स्कीम्स में निकल जाइए या कुछ चेंजेस कीजिए, आप बने रहिए फिलहाल के लिए, लेकिन नंबर ऑफ स्कीम ना बढ़ाएं, और यदि आपको और इन्वेस्ट करना हो तो इन्हीं में टॉपअप करें, क्योंकि स्कीम्स ठीक हैं, पर जैसा मैंने कहा कि नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात यह है, टारगेट को लेकर आपने टारगेट सेट किया 1 करोड़ का, पर क्योंकि ऑलरेडी 15 लाख के आसपास इकट्ठा हो चुका है और आप 50,000 की SIP कर रहे हैं, अगर सिंपली 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर 10 साल में करीब 1,58,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। जो टारगेट आपने लिया है उससे तो आप ज़्यादा वैसे भी अचीव कर लेंगे, यह उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय के साथ पैसे की कीमत कम होती रहती है, तो मैं अगेन कहूंगा, आपने पूछा नहीं है, बट स्टेप अप कर लेंगे तो अच्छा होगा। यदि सिंपली एक कैलकुलेशन करें, 10% से आप स्टेप अप करते हैं तो 15 साल में इसी पर जो आपके 50,000 की SIP अभी है, 15 लाख का लमसम है, और 10% से स्टेप अप करेंगे तो 10 साल में आप करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे 1,58,00,000 की जगह पर। तो हो सके तो स्टेप अप कीजिए, बाकी आप टारगेट तो आप ऑलरेडी मतलब पूरा अचीव कर ही पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल, तो कोई भी नई स्कीम आपको ऐड करने की यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है। और इसके अलावा जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट का हम रुझान देख रहे हैं, इसके ज़रिए भी आप अपने टारगेट से आगे की रकम को रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा मजबूत पोर्टफोलियो में आप लेकर जाएं, तो जाहिर तौर पर आप टॉपअप भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला SMS हमें भेजा है दलपत सिंह जी ने जोधपुर से, और इनके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो अभी मंथली सिर्फ 10,000 की कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म इनका विजन है 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं। और जो इनका फंड सिलेक्शन है उसमें हम देख रहे हैं ICICI प्रू भारत 22 FOF में इन्वेस्टमेंट है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है, HDFC सिल्वर ETF FOF में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर आप, हालांकि इन्होंने हमें अपना टारगेट नहीं भेजा है, लेकिन जो इनका टाइम हॉरिजन है वो 15 साल का है, क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? स्कीम सही है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सिल्वर को आपने ऐड किया है, शायद जो रिसेंट में जो रिटर्न्स देखे हैं उसके हिसाब से किया होगा, बट सिल्वर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, या लॉन्ग टर्म में उम्मीद रहती है सिल्वर में वॉलेटिलिटी की। तो आप इसको ये मानकर चलिए कि ये डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपने इंक्लूड किया है और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। बाकी सभी स्कीम्स भी अच्छी हैं। और जहाँ तक सवाल है कितना पैसा बन सकता है, अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल में 10,000 की SIP से करीब 48 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। पर मैं एक बात बता दूं कि 48 लाख की वैल्यू 15 साल के बाद में अगर 6% भी महंगाई दर होती है तो करीब 20 लाख के आसपास बचेगी। तो अगेन मेरी राय है कि स्टेप अप जरूर करें, बाकी स्कीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट टू यू। तो पोर्टफोलियो सही है, और जिस तरह से सर ने बताया कि आपने जो टारगेट हालांकि मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो आपकी देखी जाए तो इन्फ्लेशन को भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो सर वक्त फ़िलहाल यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपने योर मनी के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर आपने सलाह भी दी, और साथ ही साथ हमारे सारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हमें भेजते रहे। हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।